नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज का मुद्दा आपकी सेहत से जुड़ा है, कारण कोरोना संक्रमण का खतरा टला नहीं है। ये नए रूप में लगातार सामने आ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस नए वेरिएंट को चिंता का विषय बताते हुए इसका नाम ओमिक्रॉन रखा था। कोरोना के इस नए वेरिएंट से सबसे अधिक दक्षिण अफ्रीका प्रभावित है। दक्षिण अफ्रीका में रोज मिलने वाले 90% केस इसी वेरिएंट के हैं, जो 15 दिन पहले सिर्फ 1% थे। अभी तक सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट डेल्टा था, जिससे दुनिया में तीसरी लहर आई थी। भारत में भी ओमिक्रॉन के 2 केस मिल चुके हैं। ये दोनों केस कर्नाटक में मिले हैं, इसलिए कई तरह की आशंकाएं हैं और सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारा मुद्दा आपको डराना नहीं, बल्कि सावधान और जागरूक करना है। इसलिए आपका मुद्दा में आज हम बात इस नए वेरिएंट की करेंगे, जो ओमिक्रॉन से संबंधित सवाल उठ रहे हैं और किस तरह के इसके लक्षण हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अपने इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अरुण शर्मा, जो निदेशक हैं ICMR जोधपुर के। डॉक्टर अरुण, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर सुदीप गुप्ता जी जुड़े हैं, जो निदेशक हैं टाटा मेमोरियल सेंटर के। डॉक्टर सुदीप जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे UK से। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका सहित कई देशों में जो नया वेरिएंट है कोरोना का, उसके लक्षण देखने को मिल रहे हैं। लेकिन शुरुआत डॉक्टर अरुण मैं आपसे करूंगा। जो नया वेरिएंट है कोरोना संक्रमण का, ओमिक्रॉन, ये कितना खतरनाक है, क्या लक्षण है, इसके बारे में क्या जानकारी आप तक पहुंच रही है? जी देखिए, ये नया वेरिएंट है। अभी इसके बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है, लेकिन हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है। WHO ने भी अपनी एडवाइजरी में ये कहा है कि अभी इसके बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है, रिसर्च हो रही है। जहां तक हमें पता है कि साउथ अफ्रीका में इस वेरिएंट के केसेस मिलने के बाद ये देखा गया कि लोगों में ये बीमारी फैल रही है, या ये पर्टिकुलर वेरिएंट ही दिखाई दे रहा है, लेकिन उनमें कोई बहुत सीवियर इन्फेक्शन हुआ है या ऐसी स्थिति हुई है कि ज्यादा मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। वेरिएंट की वजह से वहां पे जो लक्षण आए, वो एक तो आए कि बहुत तेज सर में दर्द होता है, यानी सीवियर हेडेक होता है, और यही मेन लक्षण है। जो इसके अलावा वहां पे जैसे पहले हमने कोविड-19 में देखा कि लोगों की टेस्ट चला जाता है, स्मेल चली जाती है, उस तरह के लक्षण नहीं है। लेकिन ऐसा कोई भी सीवियर लक्षण नहीं मिला जिसकी वजह से और मरीज ICU में भर्ती हो रहे हैं या ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन जो चिंता का विषय है वो है कि वायरस के संक्रमण की तीव्रता बहुत अधिक है, यानी बहुत कम समय में बहुत सारे लोगों में ये वायरस जो है वो फैल रहा है। लेकिन इसके साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि साउथ अफ्रीका में अभी कोविड-19 का वैक्सीनेशन उतने लोगों में नहीं हुआ है, इसलिए ससेप्टेबल लोगों की संख्या वहां पे काफी ज्यादा है, इसलिए भी इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन ज्यादा हो रहा है। जी डॉक्टर सुदीप, आप कैसे देखते हैं इस नए वेरिएंट को, क्योंकि तमाम तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। भारत में भी 2 केस सामने आए हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मेरी समझ में ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है और वो इसका सही एक तरीके से आंकलन है। और जैसा कि डॉक्टर शर्मा ने इसके बारे में बताया कि भी बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक जितना अभी तक पता चला है, ये शायद हो सकता है इसका ट्रांसमिशन ज्यादा हो डेल्टा वायरस से। इसमें शायद इम्यून एस्केप वाला मैकेनिज्म भी हो, और इम्यून एस्केप का मतलब है कि जिनको पहले कोविड हो चुका है उनको फिर से कोविड होने की आशंका थोड़ी ज्यादा बढ़ जाए इस वाले वेरिएंट से, या फिर जिनको वैक्सीन लगी हुई है, अभी जो वैक्सीन्स है उसके बाद भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस का हो सकता है कि जो पॉसिबिलिटी है शायद थोड़ी ज्यादा हो। लेकिन जैसा कि उन्होंने जिक्र किया कि इससे अभी तक ऐसा लगता है शायद कि डिजीज थोड़ी सी माइल्ड है और उस तरीके के हॉस्पिटलाइजेशंस वगैरह नहीं हो रहे। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी वेव आती है या जब केसेस बढ़ते हैं, तो जो हॉस्पिटलाइजेशन और उससे सिवियरिटी है वो लैग बिहाइंड करती है करीब करीब 3, 4, 5 या 6 हफ्ते। तो अभी तो इसके 2-3 हफ्ते ही हुए हैं, तो अभी थोड़ा सा
बहुत जल्दी है इसका सही आंकलन करना। जी, डॉक्टर नरेंद्र, आप कैसे देखते हैं? और यूके की अगर मैं बात करूं, क्योंकि दुनिया के कई देशों में ये जो वेरिएंट है, इसके कुछ मामले सामने आए हैं, वहां की क्या जानकारी है? खासतौर से यूके की अगर मैं बात करूं, तो आप वहां से कैसे देख रहे हैं इसको, इस बीमारी को, और जो कोरोना का नया वेरिएंट है? जी, हमें इस चीज को, जैसा कि हमारे इमिनेंट कलीग्स और पैनल मेंबर्स ने भी बताया कि हमें बेसिक चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो डेटा आ रहा है इसके लिए, वो भले ही नया है, मगर बेसिक कंसर्न्स हमारे जो होते हैं वो अभी भी इसके लिए भी हैं। जैसे कि हम लोग सभी वी ऑल कैन रिमेम्बर कि 25 नवंबर 2021 वाज द डेट जहां पे बोत्सवाना में पहली बार इस न्यू वेरिएंट को रिपोर्ट किया गया था। और ये एक अच्छी बात है कि अभी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, यहाँ तक कि भारत में भी अब हमारे पास वैसी मशीन है जिसके थ्रू हम लोग न्यू वेरिएंट्स को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जी, इवोल्यूशन ऑफ द वायरस एक कांस्टेंट प्रोसीजर है। ये हर वायरसेस के साथ में होता है। यहाँ तक कि कोविड-19 वायरस के साथ में भी ये फिनोमेनन ये हो रहा है, और ये एक अच्छी बात है कि हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो हम लोगों, हमारी समझ से, कि जो प्रोटीन के जो उनके कवर में होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, उसके म्यूटेशंस के कारण ये हो रहा है। ये ऑलरेडी एक एक्सेप्टेड फैक्ट है कि जो इसका ट्रांसमिशन है बहुत नियरली 6 गुना होता है पुराने वेरिएंट्स के कंपैरिजन में। यहाँ तक कि जो अर्ली स्टडीज किए गए हैं, और मैं इसके लिए कोट भी कर सकता हूँ, द लैंसेट ने एक आज ही पेपर जस्ट कुछ ही घंटे पहले ऑनलाइन किया है, जिसमें कि देखा गया है कि कुछ पीसीआर टेस्ट में एस जीन टारगेट फेलियर हो रहा है, जिसके कारण कि इसके डिटेक्शन में भी कहीं कहीं मुश्किलें आ रही हैं। मगर ये डेफिनेटली एक प्रूवन फैक्ट है। ये एक बहुत हाईली ट्रांसमिसेबल है, बहुत आसानी से फैल रहा है। तो हम लोगों को जो जनरल सावधानियां हैं उसको बना के रखना चाहिए। तो इसके लिए मैंने करीब लगभग 2 साल पहले भी मैंने ये चीज कहा था कि अगर हमें इस कोरोना वायरस के खिलाफ में अगर जंग को जीतना है तो विन हमें यूज करना चाहिए। वॉश योर हैंड्स, अगर आपको कुछ सिम्टम्स होता है तो आइसोलेट योरसेल्फ, और एंड नो टच। तो अगर इन बेसिक चीजें अभी भी कायम है, जैसे वैक्सीन के भी बारे में, तो नया डेटा बहुत ज्यादा नहीं है कि क्या ये इफेक्टिव है या नहीं, मगर अभी भी बेसिक फंडामेंटल्स हमारे कायम हैं। वैक्सीन हैं हमारे पास में, तो हमें लेना चाहिए। और सोशल डिस्टेंसिंग और इन चीजों का ख्याल अगर हम रखेंगे तो हम लोग श्योरली कोरोना के खिलाफ जो जंग है उसको हम लोग जीत सकते हैं, और इसको काबू में हम लोग रख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज जरूर रहेगी। जी, बिल्कुल। डॉक्टर अरुण, अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित है कोई व्यक्ति, तो किस टेस्ट से पता चलेगा इसके बारे में? जी, पीसीआर टेस्ट जो हम अभी आरटी-पीसीआर करते हैं कोविड-19 के लिए, ये आरटी-पीसीआर ओमिक्रॉन को भी डिटेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आरटी-पीसीआर में ओमिक्रॉन का पता नहीं चलता। हमारे यहाँ जो 2 केसेस अभी डिटेक्ट हुए हैं वो आरटी-पीसीआर के द्वारा ही किए गए हैं। तो इसी टेस्ट से हमें इसकी जानकारी मिलेगी। जी, कोरोना वेरिएंट की दस्तक के बीच बूस्टर खुराक की भी बात हो रही है। ऐसे अध्ययन भी सामने आ रहे हैं कि 40 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको बूस्टर खुराक भी दी जाए। क्या अरुण जी? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अभी डिस्कशन का विषय है। हमारी पूरी नागरिकों को अगर हम देखें तो कितने नागरिक ऐसे हैं जिनको अभी सिर्फ पहली डोज मिली, ठीक है, और कितने नागरिक ऐसे हैं जिनको हमें सिर्फ दूसरी डोज अभी मिल पाई है। यानी कहने का मतलब ये है कि अभी सिर्फ 45% नागरिक ऐसे हैं जिनको दोनों डोज मिली। तो एक डोज अगर हम अभी अपने नागरिकों को दोनों डोज पहले बेसिक डोजेज नहीं देंगे तो फिर बूस्टर का वहां कोई मायने नहीं रह जाएगा। हमारे सिटीजन्स का एक पोर्शन बिल्कुल भी वैक्सीन ना पाए और एक संख्या को, एक प्रोपोर्शन को हम बूस्टर भी दे देंगे, तो इससे जो एक इनइक्वालिटी क्रिएट होगी वो भी वायरस के ट्रांसमिशन के लिए आगे जाके खतरनाक हो सकती है।
क्योंकि जिनको एक भी डोज नहीं मिली है वो ज्यादा वल्नरेबल होंगे, वो ज्यादा ससेप्टेबल होंगे, और उनमें जब इन्फेक्शन होगा तो वो इन्फेक्शन चाहे ओमिक्रॉन वेरिएंट से हो या वो पुराने चले आ रहे डेल्टा वेरिएंट से हो, उसमें बीमारी की सीवियरिटी ज्यादा हो सकती है। और जब बीमारी की सीवियरिटी ज्यादा होगी तो उससे होने वाला संक्रमण भी ज्यादा होगा। इन दोनों चीजों को हमें ध्यान में रखना है। इसलिए बूस्टर के बारे में तो जो हमारी एनटेक है, जो हमारी सर्वोच्च समिति है, वो पूरे विचार विमर्श करके आंकड़ों को देख के और वर्तमान एपिडेमियोलॉजिकल स्थिति को समझने के बाद एक नीतिगत फैसला जारी करेगी कि बूस्टर कब और किसको लगना है। अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई डेफिनेट गाइडलाइन नहीं आई है कि बूस्टर किसे लगना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि पहले हमें अपने सिटीजन्स को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्राइमरी दोनों डोजेज दे दी जाएं, उसके बाद हम बूस्टर की बात करें। जी बिल्कुल, लेकिन तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं, अलग अलग तरह के अध्ययन भी सामने आते हैं। डॉक्टर सुदीप, ये आपसे जानना चाहता हूं कि जब ऐसी स्थिति में कि एक बड़ी आबादी जो है वो सेकंड डोज नहीं ले पा रही है, तो ऐसी स्थिति में जो नया वेरिएंट है इससे मुकाबले के और क्या रास्ते हो सकते हैं? देखिए, ऐसा है, पहली चीज तो मैं डॉक्टर शर्मा से पूरी तरह सहमत हूं कि बूस्टर डोज की बात तो अभी साइंटिफिकली भी प्रूवन नहीं है कि बूस्टर डोज से ओमिक्रॉन वेरिएंट के अगेंस्ट कुछ रक्षा होगी या नहीं होगी, ये भी अभी नहीं पता जी। तो बूस्टर के बारे में तो हमें बात नहीं करनी चाहिए। दूसरा, मैं एक और जस्ट एक चीज कहूंगा कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये भी एक SARS-CoV-2 वायरस ही है, और जैसा कि उन्होंने बताया ये भी RT-PCR से मिलता है। तो डॉक्टर कुमार ने बताया था कि इसमें S जीन फेलियर हो जाता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडिया के अंदर ज्यादातर जो RT-PCR टेस्ट है उसमें S जीन यूज नहीं होता है, एक्चुअली N जीन या फिर E जीन यूज होते हैं जी। तो हमारा वो एक जो है ना प्रोबेबल डेफिनेशन के अंदर आता है कि अगर SARS-CoV-2 या कोविड का वायरस आप डिटेक्ट कर रहे हैं लेकिन S जीन उसमें नहीं मिल रहा है तो शायद वो ओमिक्रॉन हो सकता है। लेकिन इंडिया में वो वाला जो आंकड़ा है वो शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर S जीन हम यूज ही नहीं करते हैं RT-PCR में, एटलीस्ट ज्यादातर टेस्ट में तो नहीं करते हैं। तो आपने ये पूछा कि अब जो 10 करोड़ जनता को एक भी नहीं मिला और कुछ जो सेकंड डोज नहीं ली उन लोगों ने, हाँ सेकंड डोज नहीं ली है, तो मेरे को लगता है कि सबसे पहले तो ये सारा हमें प्रयत्न करना चाहिए कि जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उनको दोनों डोजेस मिल जाए, और जो भी अप्रूव्ड वैक्सीन है उसकी 2 डोज मिल जाए। और जैसा कि जितना कि ऐसा लगता है कि कई बार ये वैक्सीन डोजेस से हो सकता है ट्रांसमिशन ना भी रुके, पर सिवियरिटी ऑफ इलनेस को कम करने में ये बहुत कामयाब है। 90% से ज्यादातर वैक्सीन 90% से ज्यादा कामयाब है सिवियरिटी को कम करने के लिए जी। तो मेरे को लगता है पहला तो प्रयत्न ये करना चाहिए कि जितनी एलिजिबल पॉपुलेशन है उसको पूरी तरह वैक्सीनेट किया जाए एटलीस्ट 2 डोजेस से। और दूसरा है कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और क्राउडिंग को अवॉइड करना, और जितने सारे जो दूसरे नियम हैं जो डॉक्टर कुमार ने भी जिनका जिक्र किया उन सबको अभी फॉलो करना पड़ेगा एटलीस्ट इन द फोर्सिएबल फ्यूचर। और उम्मीद करते हैं कि उससे ओमिक्रॉन वेरिएंट भी जो है उसकी रुकावट में भी कामयाबी मिलेगी। जी बिल्कुल। एक बात म्यूटेशन के संबंध में समझना चाहता हूं कि जितने म्यूटेशंस होते हैं क्या वो सभी बुरे होते हैं, या क्या इसका तात्पर्य क्या होता है एक आम दर्शक के नजरिए से? देखिए, म्यूटेशन का मतलब होता है कि एक जो न्यूक्लिक एसिड की जो एक सीक्वेंस होती है, जो लेटर्स की कड़ी होती है एक वायरस के अंदर, उसमें से एक न्यूक्लियोटाइड जिसका बना होता है वो दूसरे में तब्दील हो गया जी। और कई बार उससे प्रोटीन चेंज होता है, कई बार उससे प्रोटीन नहीं भी चेंज होता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे म्यूटेशंस जो हैं उससे कुछ जो है वायरस ज्यादा खतरनाक बन जाता है। अभी ये वाला जो ओमिक्रॉन वायरस है इसमें भी वो बोलते हैं, अब जो पाया गया है अभी तक वो ये है कि जो इसमें स्पाइक प्रोटीन है उसमें काफी सारे म्यूटेशंस हैं, पहले जितने भी वेरिएंट्स थे उनसे ज्यादा म्यूटेशन है। लेकिन मैं ये अभी बताना चाहूंगा, अभी तक ये कहीं पे भी अच्छी तरह पक्का इसका प्रूफ नहीं मिला है कि इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। अभी ज्यादातर प्रेडिक्शंस ही हैं कि इससे इम्यून एस्केप होगा, इससे री इन्फेक्शन शायद ज्यादा होंगे, लेकिन उसका हार्ड जो कड़ा डेटा होता है वो अभी हमारे पास नहीं है। और ऐसा कई बार पहले भी प्रेडिक्शन हो चुके हैं कि इस वाले वेरिएंट में इतने म्यूटेशन है तो शायद कुछ और हो जाए, और कई बार वो प्रेडिक्शन सही नहीं भी निकले हैं।
तो इस समय कोई बहुत ज्यादा जो है बिल्कुल पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है, पर सतर्क जरूर रहना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे कार्यक्रम का मकसद भी डॉक्टर साहब यही है कि हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, इस कार्यक्रम के जरिए सावधान करना चाहते हैं कि सरकार ने जो गाइडलाइंस बताई हैं उसका वो पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ जरूर साफ करें अपना, और साथ ही वैक्सीनेशन जरूर। वैक्सीनेशन पे पूरी दुनिया में जो रिसर्च हुई है जिस तरह से, उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। डॉक्टर नरेंद्र, अगर मैं बात करूं, भारत में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, एक कीर्तिमान है ये अपने में। वैक्सीनेशन का इस रोग की रोकथाम में कितना बड़ा योगदान आप मानते हैं? यूके की क्या स्थिति है इस बारे में? यूके दुनिया का पहला वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू कंट्रीज था जहां पे कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लागू किया गया और मास वैक्सीनेशन। सो जब हम लोग परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं कि कितने लोगों को लगाया जा चुका था, तो इट हैज बीन वन ऑफ द लीडर्स दुनिया भर में। और डॉक्टर गुप्ता और डॉक्टर शर्मा ने बहुत अच्छे से इसको हमें जागरूक किया कि वैक्सीन का बहुत बड़ा रोल है और इसमें कोई मतांतर नहीं है कि वैक्सीन को हम लोग किसी भी तरीके से इग्नोर कर सकते हैं। कितने भी वेरिएंट्स आए बाद में भी, तो हमें वैक्सीन को तो डेफिनेट तौर पे प्रायोरिटी देनी है। अभी जो हमारे ट्रीटमेंट के लिए भी जो प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं, उसका नया वायरस का ज्यादा इफेक्ट नहीं देखा गया है, तो ज्यादातर जो चीजें हैं बहुत अच्छा तरीके से उसको ही फॉलो करना चाहिए। फंडामेंटल्स दे आर स्टिल द सेम, सोशल डिस्टेंसिंग, द वॉशिंग योर हैंड्स, द सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, वो सभी बहुत अच्छे से मेंटेन करनी चाहिए। इसमें तो कोई शक नहीं है। हमें इंडिया के लीडरशिप को, साइंटिस्ट्स को और मैनेजमेंट टीम को की बहुत हार्दिक तरीके से मुबारकबाद देनी चाहिए कि इतने बड़े लेवल पे इतने सक्सेसफुली वैक्सीनेशन प्रोग्राम को जो किया गया और बहुत ही कम अवधि में किया गया, जी। तो ये बहुत ही मैं बोलूंगा कॉन्ग्रेचुलेशंस के पात्र हैं। जो डेटास वगैरह आए हैं बूस्टर डोसेस के लिए, मैं जानता हूं हमारे मित्र बहुत सारे जो कलीग्स हैं यूएस में जो काम करते हैं हॉस्पिटल्स में, उनको ऑलरेडी बूस्टर डोज दिया जा चुका है। यहाँ तक कि मैंने पहला फाइजर का मुझे मिला था वैक्सीन, मुझे मिला था दिसंबर में, जनवरी में एग्जैक्टली मुझे मिला था। उसके कुछ महीनों बाद में मुझे अराउंड मार्च अप्रैल के लगभग में सेकंड डोज मिला था। मेरा ऑलरेडी बूस्टर जो डोज था मुझे करीब अक्टूबर के लगभग में दिया गया ऑलरेडी। तो वेस्ट में ऑलरेडी जहां पे कि बहुत अच्छे, यानी कि कुछ अच्छे, देयर इज ऑलरेडी अ गुड नंबर ऑफ पेशेंट पॉपुलेशन जिनको कि वैक्सीन दिया जा चुका है, तो बूस्टर डोजेस ऑलरेडी दिए जा रहे हैं। मैं इंडिया में मैं जानता हूं कि ये स्टडी किया जा रहा है इसके लिए, मगर जैसे हमारे ऑनरेबल पैनलिस्ट्स ने कहा कि एटलीस्ट हम लोगों को पहला वैक्सीन दे दें, उसके बाद अगर हो सके तो दूसरा वैक्सीन दे, उसके बाद में कंसिडर करें। तो मगर ये भी एक अच्छी चीज नहीं रहेगी कि आप हमारे साथ में कुछ लोग हैं जिनको कि पहला और दूसरा भी नहीं मिल रहा है और हम यहाँ तक कि बूस्टर के बारे में सोच रहे हैं। जी। तो यहाँ तक कि यूरोपियन मेडिकल एजेंसी क्लिनिकल स्टडी कर रहा है जिसमें कि अलग अलग जो वैक्सीन यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे कि जैनसन है, मॉडर्ना है, तो जो प्रिलिमिनरी स्टडीज हैं, तो बूस्टर डोसेस के साथ में उनकी एफिकेसी में डबल डिजिट्स में ग्रोथ देखा गया है। यहाँ तक कि जो डेल्टा वेरिएंट है और अदर कॉमन वेरिएंट्स के साथ में, तो उसमें भी सक्सेस रेट बढ़ जाती है और कॉम्प्लिकेटेड कोविड-19 के इन्फेक्शन होने के चांसेस में सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखा गया है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आई थिंक कि भारत के लोगों को, भारत के लीडरशिप को, भारत के साइंटिस्ट्स को, मैनेजमेंट टीम को, सभी लोग they all deserve to be applauded and really big respect for the professionals, I would say, कि इतने मैसिव तरीके से और बहुत ही सक्सेसफुली इसको इम्प्लीमेंट किया गया। जी, बहुत बधाई के पात्र हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर नरेंद्र,
क्योंकि पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से जन भागीदारी के जरिए जो वैक्सीनेशनकरण हुआ देश में कोविड को रोकने के लिए, उसमें लोगों की जो भागीदारी है वो अपने आप में एक सकारात्मक तस्वीर पेश करती है कि पूरा देश मिलकर कोरोना का मुकाबला कर रहा है। लेकिन डॉक्टर अरुण, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, क्योंकि बराबर ये सवाल उठ रहा है, तरह तरह के सवाल सामने आते हैं, क्योंकि नए नए वेरिएंट हैं, उसी के अनुसार लोगों की राय भी सामने आती है, सुझाव भी सामने आते हैं, हालांकि जानकारी कम है अभी। क्या जो वैक्सीन है वो नया वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन, उस पर प्रभावी होगी, रहेगी? हालांकि ये सब सवाल हैं अभी, आप कैसे देखते हैं इसको? मनोज जी, देखिए, वैज्ञानिक तौर पे हमारा इस बारे में अभी कुछ भी कहना गलत होगा जी, क्योंकि एविडेंस डाटा से आता है और जब तक हमारे पास डेटा नहीं आएगा तब तक हम निश्चित तौर पे कुछ नहीं कह सकते। अगर हम अभी कुछ कहते हैं तो वो तो एक क्या कहते हैं, अनसाइंटिफिक फोरकास्टिंग होगी। लेकिन मनोज जी, मैं इसके साथ ये जोड़ना चाहूंगा कि अभी तक जो समझ में आया है उसमें, चाहे वो देखिए ओमिक्रॉन वेरिएंट हो या हमारा पहले वाला डेल्टा वेरिएंट हो, उससे बचने के जो बेसिक तरीके हैं जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, डॉक्टर गुप्ता ने भी कहा, डॉक्टर नरेंद्र ने भी कहा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर हम उसका पालन करते हैं तो जितने भी वेरिएंट अभी हैं हम उससे बच सकते हैं। मैं थोड़ा सा जोर देकर ये कहना चाहूंगा कि वैक्सीन लगने से पहले भी, वैक्सीन इजाद होने से पहले भी मास्क पहन के, दूरी बनाए रख के और हाथों को धो के भी बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो कोविड से बची रही। मैं हॉस्पिटल में काम कर रहा था, अब मैं इंस्टीट्यूट में आ गया, लेकिन पूरे लॉकडाउन के दौरान मैं रोज हॉस्पिटल गया हूँ, मैं वहां पे उस माहौल में गया हूँ, लेकिन चूंकि मैंने मास्क लगाया, मैंने हाइजीन रखी, तो मैं फॉर्चुनेटली कोविड से कभी भी संक्रमित नहीं हुआ। कहने का मतलब कि आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि जो एक थोड़ी सी ढिलाई आई हमारी सोसाइटी में, अभी इतने सारे फेस्टिवल हुए, पहले दुर्गा पूजा हुई बंगाल में, फिर दिवाली का फेस्टिवल हुआ, इस तरह के जब फेस्टिवल आए तो उस फेस्टिव मूड में थोड़े दिनों के लिए हम ये भूल गए कि कोविड-19 अभी हमारे बीच से गया नहीं है, हमें वो व्यवहार, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जारी रखना है। आज भी अगर हम उतनी ही सतर्कता से ये काम करें और अपना नंबर आने पर वैक्सीन लगवाएं। और एक चौथी चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आप क्राउडेड, भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं, जहां आपकी ऑफिस है, जहां घर है, वहां पे वेंटिलेशन जरूर बरकरार रखें, नेचुरल वेंटिलेशन होने दें, हवा का जो आगमन है घरों के अंदर, ऑफिस के अंदर, उसको नेचुरल रखने दें जितना ज्यादा संभव हो सके, तो एक जगह पे वायरस के पार्टिकल हवा में इकट्ठे नहीं होंगे। ये व्यवहार अगर हम करते रहें तो वैक्सीन नहीं मिलने के बावजूद भी हम बच सकते हैं। लेकिन अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो वैक्सीन, बीमारी की सीवियरिटी बहुत ज्यादा होगी, और उस सीवियरिटी से बचने के लिए कि हम आईसीयू में ना जाएं, हमें ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, उससे बचने के लिए ये जरूरी है कि हम वैक्सीन भी जरूर लगवाएं। तो ये सारे हमारे पास, इस बीमारी पर विजय पाने के लिए ये सारे हथियार हमारे पास मौजूद हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें जुडिशियस तरीके से, न्यायोचित तरीके से इनका उपयोग करना है, और हम अभी भी अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। हम अभी तक जीतते आए हैं पहली और दूसरी लहर के बावजूद। जैसा डॉक्टर नरेंद्र ने कहा कि हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पूरे सिस्टम ने इस बीमारी का बहुत अच्छे से मुकाबला किया है, और यही जोश अगर जारी रहा तो ओमिक्रॉन या उसके बाद कोई भी वेरिएंट आए, जीत तो हमारी होगी। जी, डॉक्टर सुदीप, एक संक्षेप में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप भी इस पर अपनी राय दें, क्योंकि तरह तरह के सवाल आते हैं जब भी कोई नया वेरिएंट आता है कोरोना से संबंधित। जिस तरह के मैं आपसे सवाल भी पूछ रहा हूं, क्योंकि ये सब सवाल चर्चा में आ रहे हैं कि बूस्टर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, वैक्सीन का कितना असर होगा, कितना नहीं होगा, अलग अलग तरह की राय आती हैं, कई तरह की भ्रमित जानकारियां भी आती हैं। ऐसे लोगों के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर शर्मा ने अभी बोला कि अभी डेटा हमारे पास ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए उतना नहीं है, तो इसके ऊपर वैक्सीन कामयाब होंगी या नहीं होगी, या फिर री इन्फेक्शन वाली इम्यूनिटी हमारी इसमें यूजफुल होगी या नहीं होगी, इसके बारे में जानकारी कम है। ऐसा कुछ साइंटिफिक मॉडलिंग स्टडीज से और इन विट्रो स्टडीज से ऐसा लगता है कि शायद जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज हैं
तो ये जो सारी जो वैक्सीन है या जो पिछला इन्फेक्शन अगर किसी को हो चुका है तो उससे एक तरीके की इम्यूनिटी होती है जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज से होती है। तो ऐसा हो सकता है कि इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के अगेंस्ट ये वाली जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज हैं शायद थोड़ी कम कामयाब हो, हालांकि इसका भी हार्ड डेटा नहीं है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इम्यूनिटी सिर्फ एंटीबॉडी की नहीं होती है, एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी होती है जिसमें टी सेल भी होते हैं। और ऐसा हो सकता है कि टी सेल वाली जो इम्यूनिटी है वो पूरी तरह कामयाब हो इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के अगेंस्ट भी। तो अभी इसमें डेटा कम है और मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी तक जितना डेटा है उसमें ये भी ऐसा पता लग रहा है शायद ये माइल्ड तरीके की ही बीमारी हो। तो ये भी हो सकता है कि अगर बाई चांस ये अगर ट्रांसमिसिबल ज्यादा है लेकिन माइल्ड है तो इससे हो सकता है कि इम्यूनिटी को और बढ़ावा ही मिले पॉपुलेशन में, वो भी हो सकता है। तो काफी सारी इस तरीके की अटकलें हैं लेकिन अभी डेटा कम है। जी बिल्कुल। मैं यही बोलना चाहूंगा हर किसी को कि इसका कोई बहुत बड़ा हवा नहीं बनाना चाहिए, बहुत पैनिक नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे एयरपोर्ट्स बंद हो गए, सारा काम ठप हो गया, लेकिन हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और जो सारी जो सतर्कता है उसको बरकरार रखना है। जी बिल्कुल। इसीलिए मैंने आपसे तमाम सवाल पूछे कि अटकलों पर ध्यान मत दीजिए, गुमराह ना हो, ना किसी को करा जाए, सावधानी बरतें, सरकार ने जो गाइडलाइंस दी हैं उसका पालन करें, वैक्सीन जरूर लगवाएं, वही कोरोना का चाहे नया वेरिएंट हो या पुराना वेरिएंट हो रोकथाम करेगा। तो डॉक्टर सुदीप आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अरुण और डॉक्टर नरेंद्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।